हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रवि पांचाल। आज हम जो भूगोल है उसकी बुक 2 के बारे में बात करेंगे। समकालीन भारत 2 पांचाल कोचिंग सेंटर से यह टॉपिक जो है बनाया गया है। यूपी प्लस सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास के छात्रों के लिए यह वीडियो बनाया गया है। कक्षा 10 अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के बारे में बात करेंगे। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन एक भौतिक सामग्री है जिसके मनुष्य की आवश्यकता होती है और जिसका मूल्य होता है। जैसे भूमि, वायु और आदि संसाधनों को अक्सर और गैर नवीनीकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अक्षय संसाधन को उपयोग करके उसे प्राप्त किया जा सकता है, जबकि एक गैर नवीनीकरण संसाधन की उपयोगिता सीमित होती है। संसाधन उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं: जैव संसाधन, अजैव संसाधन। वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय अर्थात सभी जो सजीव वस्तुएं जैव संसाधन के अंतर्गत आती है। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। इसका उदाहरण है चट्टानें, धातु एवं खनिज आदि। उपयोगिता के आधार पर संसाधन मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है: एक नवीनीकरण संसाधन, एक अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं? वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त या नवीकृत किया जा सके नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी इत्यादि। अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन क्या होता है? अनवीनीकरण संसाधन वैसे संसाधन है जिसे विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है और इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाता है। इसके कुछ संसाधन पुनः चक्रीय भी होते हैं। स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन चार प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन, नंबर 2 सामुदायिक संसाधन, नंबर 3 राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नंबर 4 है। नंबर 1 संसाधन की बात करते हैं। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति के अधिकार में होते हो। उदाहरण जैसे भूखंड, घर, टेबल, किताबें इत्यादि। सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो किसी समुदाय विशेष के आधार पर क्षेत्र में होते हैं और उन सभी संसाधनों का उपयोग करना समुदाय विशेष के लिए सुलभ होता है। उदाहरण पशुचारण, भूमि, शमशान, मंदिर या मस्जिद, पिकनिक स्थल, सामुदायिक भवन, तालाब, सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान, मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि। राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जो कानूनी तौर पर किसी देश या राष्ट्र के अंतर्गत होते हो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण ताप विद्युत घर, तेल शोधक कारखाना आदि। नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की जाती है और उनका उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण खुला महासागरीय क्षेत्र। विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण चार प्रकार से होता है। नंबर 1 संभावित संसाधन वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं तथा उन्हें उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, संभावित संसाधन कहलाता है। जैसे उदाहरण विकास के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। जैसे उदाहरण हिमालय क्षेत्र का खनिज। नंबर 2 विकसित संसाधन
वैसे संसाधन जिनका स्वामित्व उपरांत उपयोग की मात्रा और उनकी गुणवत्ता में पैमाना तय किया जाता है विकसित संसाधन कहलाता है। उदाहरण मुंबई हाई में उपलब्ध पेट्रोलियम। तीसरा, भंडार संसाधन वैसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में मौजूद है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की सक्षम है, लेकिन उपयोग लायक बनने हेतु उपयोग प्रौद्योगिकी के अभाव में हम उनका उपयोग नहीं करते, भंडार संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होती है, जिसमें ऊर्जा का उत्पादन असीमित क्षमता छिपी हुई है। भूमि संसाधन क्या होता है? भूमि बहुमूल्य संसाधन है जो भूमंडल पर गठन संगठन है और हवा, जल और पेड़ पौधों के अलावा प्राकृतिक वातावरण के प्रमुख घटकों में से एक है। इसका स्वरूप समतल भू सतह का 1/5वां भाग है। यह लगभग 13,393 मिलियन हेक्टेयर भाग में आच्छादित है। साथ ही प्रमुख और अन्य जीवों के लिए जरूरी पदार्थों का यह स्रोत है जिसे भूमि की उपलब्ध कराती है विविध उद्देश्यों में जिसके लिए भूमि का इस्तेमाल किया जाता है। कृषि और उद्यान कृषि, बागवानी उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए, मानव निर्माण, निवास और व्यावसायिक उद्देश्य, जंगल इत्यादि भू संसाधनों में शामिल है। भू नवीनीकरण और उनके कारण। भू नवीनीकरण में का तात्पर्य है मिट्टी की उर्वरता से, जैसे उत्पादन अक्षमता में समस्त आधुनिक क्रियाकलापों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव मिट्टी पर पड़ता है। भूमि नवीनीकरण चौंकाने वाली एक वास्तविक वजह निश्चित रूप से है क्योंकि मिट्टी एक तरह से मंद प्रक्रिया है और औसत वार्षिक अपरदन दर पुनः स्थापन दर से 20 से 100 गुनी अधिक है। भूमि संसाधन बहुत हद तक ज्वालामुखी फटने, भूकंप इत्यादि जैसे आपदाओं को फिर से भूमि नवीनीकरण की घटना मानव क्रियाकलापों का परिणाम है, क्योंकि मानवीकरण क्रियाकलापों से ही मिट्टी प्रदूषित होती है। वे संगठन या तत्व जो भूमि नवीनीकरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार निम्नलिखित है। मृदा संसाधन और इनके प्रकार। मृदा संसाधन क्या होता है? अगर आज हम जानेंगे कि मृदा संसाधन क्या है, इसके और कितने प्रकार हैं। मृदा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्रकृति संसाधन है। यह पौधों का विकास कराती है और लाखों जीवों का पोषण करती है। मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चजनक सेल अथवा स्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जीव पदार्थ के समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेक तत्वों जैसा तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिमनदी और अवगठन आदि क्रियाएं मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा संसाधन जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनती है। मृदा के प्रकार। भारत में अनेक प्रकार के उच्च वचनों भू आकृतियों में जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती है और इनके कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित होती है। जैसे नंबर 1 पर आती है हमारी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है? जलोढ़ मृदा यह देश की एक महत्वपूर्ण मृदा है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से मिलकर बना हुआ है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तत्वों सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए एक सक्रिय ग्लेशियर के द्वारा मृदा राजस्थान से गुजर पर फैली है। भारत की पूर्वी तटीय मैदान जैसी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और आदि नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से मिलकर बने हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। जैसे नंबर 1 पुराना जलोढ़। इस प्रकार की मृदा कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा एक अधिक होती है। नया जलोढ़। इस प्रकार की मृदा मई मृदा के महीने कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या थी, मतलब क्या थी इनके अंदर? यह बहुत उपजाऊ होती थी। यह मृदाएं अधिक पोटास, फास्फोरस और चना युक्त होती थी।
इनके कारण गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती में के लिए उपयोग बनती है। इन मुद्राओं को सही उपचार सिंचाई होता है। अब हम चलते हैं काली मृदा की और ये काली मृदा क्या होती है इसमें हम पढ़ेंगे। इन मुद्राओं का रंग काला होता है और इन्हें रेंगर मुद्राओं भी कहा जाता है। हेलो स्टूडेंट, हम आज समकालीन भारत विश्व 2 जो किताब है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको जाके बताना है कि हमारी वीडियो कैसी लगी है। पिछले हमने जो फर्स्ट बुक थी उसकी इतिहास की उस पर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसमें एक चैप्टर था इंडो चाइना का। इंडो चाइना का चैप्टर था वो हमने डिलीट कर दिया क्योंकि वो सिलेबस से थोड़ा हटा दिया गया है। इस करके हमने उस चैनल को थोड़ा सा हटाया है। हमने इस टॉपिक में जितने भी टॉपिक बनाए हैं इस चैप्टर में इसमें आपको देखना है कि क्या क्या हमने लिखा है। हमने कैसे लिखा है कि जो किताब होती है उसके अंदर का जो शॉर्ट भाग होता है ना वो हमने यहाँ पे दिखाया है ताकि बच्चा कुछ किताबों में ढूंढने के बजाय यूट्यूब पर ढूंढता है कहाँ से मिल जाता है। कुछ टॉपिक अच्छे होते हैं, कुछ हमने ऐसे ही अच्छे टॉपिक बनाए हैं जिससे आप इन टॉपिकों को देखें और समझें और अपनी पुस्तक बुक में नोट करें। नोट करने के बाद आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं। यह मदरा कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है, इसी कारण इन्हें काली कपास मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। जलवायु और जनक शैली को इस मुद्रा को बनाने से महत्वपूर्ण योगदान है। ये मुद्राएं दक्कन पठार क्षेत्र के दक्षिणी उत्तर भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैली से बनी होती है। ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पहाड़ों पर पाई जाती है। काली मृदा है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इनमें नई धारण करने की क्षमता बहुत होती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। गर्म मौसम में इसकी गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है और इन्हें जोतना मुश्किल हो जाता है और कठिन भी पड़ जाता है। लाल और पीली मृदा क्या होता है। यह मृदा दक्कन पठारों के पूर्वी और हिस्सों में कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका लाल रंग रवेदार, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग जल योजन के कारण होता है। नंबर 4 में आता है हमारा लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा क्या है। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर से हुई है जिसका अर्थ है ईंट। यह उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षों वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मृदा में हार्मोन्स की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि ज़्यादा तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाला बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। ये मृदाएं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम आदि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। अब हम 5वीं मृदा के बारे में बात करेंगे। मरुस्थली मृदा क्या होता है। मरुस्थली मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि झीलों से जल की वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक है और मृदाओं में हार्मोन्स की नमी की मात्रा कम होती है। इस मुद्रा को सही तरीके से
संचित करके इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में हो रहा हो। छठी मृदा के बारे में बात करेंगे हम, वन मृदा। वन मृदा क्या होती है? यह मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा और वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के निर्माण में पर्वतीय पर्यावरण कारण बदलाव आता है। नदी घाटियों में यह मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है। हिमालयी क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपरदन होता है। ये अधिक सिलिक तथा हार्मोन्स रहित होती है। नदी घाटियों में निचले क्षेत्रों में ये मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। यहाँ इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो है 6 मृदाओं के बारे में बात की गई है। सबसे पहले जो हमारी मिट्टी थी, सबसे पहले जो मिट्टी थी हमारी जलोढ़ मृदा, उसमें क्या था? जलोढ़ मृदा में इसमें यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर लाए गए स्थानों पर यह मतलब पाई जाती थी। नंबर 2 पर है हमारी, नंबर 2 पर काली मृदा। इस मृदा का रंग काला होता था और यह कपास के मृदा के नाम से जानी जाती थी। यह जलवायु के मृदा को महत्वपूर्ण योगदान था। काली मृदा की विशेषता के बारे में हमने पढ़ा, मतलब काली मृदा में क्या होता था? जो ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीज, पोटेश जैसे चूने पौष्टिक तत्वों से ये पूर्ण क्रम और गहरी दरार पाई जाती थी। इसमें काली मिट्टी के बारे में हमने पढ़ लिया। इसमें 3 नंबर पर क्या था? हमने लाल मिट्टी और मृदा के बारे में पढ़ा। इसमें क्या बताया गया था? यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा, दक्षिणी छोर, पश्चिमी घाट, पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती। मतलब क्या था? जो यह मिट्टी है यह लगभग दूर देशों और राज्यों में पाई जाती है। इसका रंग लाल होता है। यह रंग रवेदार और अन्य रूपांतर चट्टानों की धातु के प्रसार के कारण होता है। इसका रंग पीला भी जल योजन के कारण होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, जब जल योजन का इस्तेमाल होता है तो इसका रंग जो है वह पीला हो जाता है। जी हाँ, हमने यहाँ पे लैटराइट मृदा के बारे में पढ़ा। मृस्तुली मृदा के बारे में पढ़ा। कुल मिला के हमने यह पहला जो चैप्टर था इसके बारे में सभी वन मृदा, ये लास्ट वाला टॉपिक था, हमने यह अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें क्या था? इसमें जो संसाधन और विकास है, इसमें मिट्टी उर्वरक खेतों के बारे में ज़्यादा बातें का प्रसार किया गया है, जिसके रूपांतरित बालक अपने जो चैप्टर है इसको अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट कर ले। जिस भाई ने अभी जो चैनल है वह सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे हमने इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा है। ये देखिए, हमने जो भूगोल है वह बुक 2 का समकालीन विश्व इनका नाम है। पांचाल कोचिंग सेंटर से यह जो चैप्टर है वो बनाया गया है। इसमें कक्षा 10 अध्याय 1 के बारे में हमने अभी तक टोटल बात की है। संसाधन और विकास के बारे में, संसाधन क्या होता है? संसाधन में हमने बताया है कि संसाधन एक भौतिक सामग्री है जिसके मनुष्य को बहुत आवश्यकता होती है। मतलब क्या है, जो यह एक सामग्री तो है लेकिन जीवन में मनुष्य को इसकी इतनी आवश्यकता होती है, इसका जो मूल्य होता है वह भूमि, वायु,
और अधिक संसाधनों के गैर नवीनीकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अक्षर सिद्धांत उपयोग करके हमने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। इसमें देखें, जी हाँ, ये जैविक अजैविक संसाधन भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं इस चैप्टर के अंदर। यह उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैसे संसाधन जिनकी वायुमंडल जैव संसाधन होते हैं, मनुष्य, उदाहरण जैसे मनुष्य, वनस्पति, समुदाय, आर्थिक। जी हाँ, इसमें सारे टॉपिक हमने पूरे कर चुके हैं। अब हम आगे चैप्टर पर वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ जिस भाई ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए आपको यह वीडियो कैसे लगा। यह वीडियो आमतौर पर बनाया गया है, यह लैपटॉप द्वारा इसकी चैप्टर की जो है एडिटिंग की गई है रवि पांचाल द्वारा। यह पांचाल कोचिंग सेंटर से जो है पिछली इतिहास बुक पर हमने बहुत से चैप्टर, जो टोटल सारे चैप्टर थे, वह पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें सारे टॉपिक को समझाया गया है अच्छे तरीके से। जिस बच्चे की समझ में नहीं आया है वह लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई हमसे कोई मिस्टेक या गलती हुई है, प्लीज़ हमें इस गलती के बारे में कमेंट में बताना होगा कि सर आपने यहाँ पे ये गलती की है। हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए आपको यह वीडियो कैसे लगा। हमने इस चैप्टर पर पूरी वीडियो निर्धारित समय पर कंप्लीट की है। हम एक वीडियो का जो अनुशासन है उसे रोज़ चैप्टर द्वारा चैप्टर अपडेट कर रहे हैं। जिससे भी वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। यह लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हमने। दोबारा हम इसे एक बार फिर रिपीट करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मिट्टी के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें यह मिट्टी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। जैसे कि हमने पढ़ा है मिट्टी संसाधन, मतलब ये मृदा संसाधन होता है। इसके कई टॉपिक निकल के आते हैं, अलग अलग मिट्टियों के बारे में बताया गया है। जैसे मृदा संसाधन हो गया नंबर 1 पर। ये देखिए, आओ चलते हैं। हमने इस चैप्टर को लगभग पूरा कर लिया है। ये देखिए, सारे जो टॉपिक थे वह पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। पूरा कंप्लीट है ये पांचाल कोचिंग सेंटर से। हेलो स्टूडेंट, भूगोल बुक 2 समकालीन भारत, पांचाल कोचिंग सेंटर, टीचर रवि पांचाल, यूपी प्लस सीबीएसई बोर्ड से संबंधित चैप्टर है। इसमें क्या है, कक्षा 10 अध्याय 1 है संसाधन एवं विकास। यहाँ पे हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें कोई भी जो सीबीएसई और यूपी बोर्ड है, इसमें टोटल इसमें संसाधन और विकास के बारे में ज़रूर लिखा गया है। इसमें आप कहीं से भी NOISO कोई सा भी, मतलब कोई सी भी वो हो, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। इसमें सही सही बातों पर टिप्पणी दी गई है। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा सिलेबस अलग होता है, यूपी बोर्ड में थोड़ा अलग होता है। इसमें कुछ चैप्टर है जो मेल है, वो है संबंधित है, इसलिए यह वीडियो यूपी प्लस सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास पर आधारित है, यह बनाई गई है। धन्यवाद स्टूडेंट।